गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है सितंबर 9 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आज नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी ज्यादा हैं, इसलिए हर टॉपिक की डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। हम थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आज एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं है, लेकिन टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं। तो देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईडब्ल्यूएस कोटा, जिस न्यूज को हम लोग पहले से ट्रैक कर रहे हैं इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के लिए, तो उसमें कुछ सवाल जवाब किए हैं सरकार से, उसके बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ है। और फिर एचडीआई मानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिया का जो रैंक आया है उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, कौन से कारण है यहाँ पे कि इंडिया का रैंक जो है वो डिक्लाइन हुआ है, उन सब के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर प्रीलिम्स के लिए, मेंस में कभी कभार पूछ सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पुराना टॉपिक है, सबको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये अभी न्यूज में आया है। क्यों न्यूज में आया है वो भी आपको बताऊंगा। इन्फ्लेशन के बारे में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कुछ कहा है और आरबीआई भी जो है वहां पे थोड़ा सा इन्वॉल्व हुई है। तो जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना इन्फ्लेशन वाला, बेसिकली उसी की कंटिन्यूटी है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा बात करने वाले हैं। यूएसए और पाकिस्तान की डील के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुई है डेवलपमेंट। थोड़ा सा टॉपिक है, हल्का सा उसको देख लेंगे। हिजाब रो जो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कई दिनों से, तो उसी के अंदर कुछ और डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे ट्रांसजेंडर इश्यूज के बारे में, ये भी थोड़ा सा नया डेवलपमेंट है। तो छोटे छोटे आज बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे होने वाले हैं, हल्का फुल्का डिस्कशन इसको हम लोग कर सकते हैं। ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो क्या हो सकती है, उसकी उसकी जरूरत हमें क्या है, इंडिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ आज एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं। एंड देखिए, इन आर्टिकल्स के अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे सामने हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट पेज पे देख लेते हैं आज क्या हो रहा है। तो फाइनली बहुत सारी बातचीत करने के बाद, बहुत सारे राउंड्स करने के बाद, अभी इंडिया और चाइना ने अपनी ट्रूप्स को डिसएंगेज करना शुरू कर दिया है। डिसएंगेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि पीछे हटाना शुरू कर दिया है। पहले बिल्कुल फ्रंट पे बने हुए थे तो टेंशन काफी ज्यादा होती है। अभी जो है वो 10 किलोमीटर, 20, 50, 100 किलोमीटर, जितना भी उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है वो पीछे चले जाएंगे, जिसे कहते हैं डिसएंगेजमेंट। तो फाइनली डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। इसके पीछे कहां से हुई है, तो जो आपका हमारा जो गोगरा हॉट स्प्रिंग जो एरिया है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो पड़ता है, थोड़ा लोकेशन अब आपको दिखाऊंगा, वहां से डिसएंगेजमेंट जो है वो शुरू हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एससीओ भी कहा जाता है, उसकी मीटिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली वहां पे मोदी जी आएंगे और जिनपिंग भी आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा वो शांति का माहौल भी यहाँ पे बना रहे हैं। काफी समय हो गया है, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। मोदी जी ने और जिनपिंग ने जो है आपस में फोन पे भी बात नहीं किया है। तो थोड़ा बातचीत शुरू होगी तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हर जगह से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, एक दो जगह अभी ऐसी बची हुई है जहां से डिसएंगेजमेंट होना बाकी है। ये थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो इश्यूज यहाँ पे होते हैं, जैसे ये तो गलवान हो गया अपना, है ना। इधर ये थोड़ा आप ऊपर जाके दौलत बेग ओल्डी ये हो गया, और इधर से जो है ये गोगरा, देखिए ये है गोगरा। यहाँ से डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है गोगरा से और हॉट स्प्रिंग से, यहाँ पे जो है पीछे हट रहे हैं। लेकिन अभी कुछ कुछ एरिया बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे डैम चौक है, तो डैम चौक वाले एरिया में अभी भी टेंशन बनी हुई है। देखते हैं हम। एक्चुअली चाइना कहता है कि डैम चौक में इशू है ही नहीं, इंडिया कहता है कि नहीं डैम चौक में इशू है। तो वो भाई वो डैम चौक वाले इशू को तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, समस्या ये है। खैर देखते रहें आगे क्या होने वाला है। खैर एक तो ये न्यूज थी थोड़ी सी। उसके अलावा एक न्यूज आती है ब्रिटेन से। एलिजाबेथ टू 70 साल से भी ज्यादा से जो है ये मोनार्क थी ब्रिटेन की, इनकी, और 96 की इनकी एज भी हो गई थी। तो इनकी हो गई है अनफॉर्चुनेटली डेथ, ठीक है। डेथ अनफॉर्चुनेटली तो क्या, उम्र हो गई थी, अपना जो इन्होंने सर्व करना था उनको कर दिया था। अभी आगे वाले को आने दो, ठीक है, अपनी अगले जन्म में जाएंगी बढ़िया, जहाँ भी शांति मिल गई है इनको, है ना। तो ठीक है, इनकी डेथ हो गई है, तो मोदी जी इनके बारे में ट्वीट वगैरह भी किया, सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो बड़ी बात है ब्रिटेन के लिए, तो ये बहुत ज्यादा, हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक और न्यूज जो कल से हम लोग ने कंटिन्यू किया था, राजपथ का जो नया नाम चेंज हो गया है, उसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है, कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य पथ, ठीक है, ये रख दे। कर्तव्य का मतलब क्या होता है, ड्यूटी। तो इसको इनॉग्रेट करते हुए जो है राजनाथ सिंह जी ने भी, मोदी जी ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई देखो, राजपथ था ना, वो किसका सिंबल था, स्लेवरी का सिंबल था। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे मास्टर्स थे और हम उनके क्या थे, स्लेव्स थे। तो उन्होंने कहा कि ये स्लेवरी का सिंबल था,
जिसको हम लोगों ने यहाँ पे इरेज कर दिया है ना। देख पिक्चर हम लोगों ने कल भी देखी थी। तो ये लगभग 2 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है। इधर ये आपका जो है इंडिया गेट आता है और यहाँ से राष्ट्रपति भवन आता है, तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक रहता है। तो लगभग 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जब जो है ना वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से बेसिकली जब दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट किया गया था 1911 के अंदर, तब लुटियन जॉइंट्स के अंदर जो है मिस्टर लुटियन ने जो है इसको डिजाइन किया था वो सारी चीजें। तो उस समय इसको जो है किंग्सवे कैंप कहा जाता था इस पूरी जगह को, क्योंकि किंग्स के चलने की जगह होती थी ना, किंग्सवे कैंप इसलिए बोला जाता है। और जो है यहीं पे जो है एक जगह पे किंग जॉर्ज की जो है मूर्ति भी लगाई गई थी। उस मूर्ति को तो चेंज करके अभी हम लोग वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी की लगाने वाले हैं। तो काफी ज्यादा रीडेवलपमेंट किया गया है इस पूरी जगह का। और जो हमारा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है ना, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर में ही ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट आता है, उसके अंदर ही आता है ये भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख लेना है, कर्तव्य पथ इसका नाम दिया है। अभी तो कई सारे ब्रिटिश सिंबल है भाई हमारे सामने, है कि नहीं, जिसमें सबसे बड़ा तो कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ भी क्या है, ये भी एक स्लेवरी का सिंबल ही है ना, इससे भी हटाओ देश को, क्या जरूरत है कॉमनवेल्थ में जाने की। हम तो सोवरेन कंट्री हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो देखते हैं क्या रहेगा आगे आगे जाके। हालांकि पार्लियामेंट जो है अब तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट भी तो एक स्लेवरी का ही सिंबल है, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इवन गांधी जी ने, जो कि नॉन वायलेंस को इतने बड़े हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि आजादी के बाद कि ये पार्लियामेंट को जो है बम से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का जो है सिंबल है। तो सिंबल सब अब देखते हैं। अब हमारे कंट्री में तो बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीजों को एज अ हेरिटेज के रूप में भी देखते हैं, कुछ लोग उनको एज अ स्लेवरी का सिंबल देखते हैं, राइट। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नजरिया है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, तो एक अनाउंसमेंट है छोटी सी। अभी जो है आज 9 तारीख हो गई है, तो 11 तारीख से हम लोग अपना एक बैच लॉन्च करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उसको करने में, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके ऊपर जाके आप क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेज होंगी, शाम को 7 बजे से 9:30 तक आपकी क्लासेज होती हैं। आपकी सारी एनसीईआरटी कवर कराई जाती हैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, एक बहुत बढ़िया तरीके से। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो लिंक पे क्लिक करें, सीधा क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी। और कोई भी स्टूडेंट जो है वीडियो को बिना लाइक करे नहीं जाएगा, ये रोज रोज आपको बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप देखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, ताकि मुझे पता हो कि कौन से स्टूडेंट है वो रेगुलरली देखते हैं। चलिए जी, तो आज की एक न्यूज आती है सुप्रीम कोर्ट से, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला जो कोटा आपको पता ही है 10% उसके अंदर ऐड किया गया है। वो 10% देने की वजह से ना, जो 50% की जो लिमिट थी ना, उसको क्रॉस करके 60% कर दिया गया है। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट की जो पहली वाली बेंच थी उसने उसको क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी हायर बेंच के ऊपर गया हुआ है कि भाई ये जो 10% का आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया हुआ है, इसका बेसिस क्या है। इसका बेसिस है पैसा, है ना, इकोनॉमी, ये इसका बेसिस है। तो ये अभी हायर बेंच इसको देखने वाली है। तो यूयू ललित जी, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में हम लोग 3 चीजों को देखेंगे। अगर ये तीनों चीजें वायलेट होती हैं तो फिर हम लोग 10% वाले कोटा को हटा सकते हैं, फिर तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना। तो इन्होंने क्या कहा, कौन से वो 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं, ये 10% वाला कोटा। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है द कोर्ट विल एग्जामिन वेदर द अमेंडमेंट ब्रीचेस द बेसिक स्ट्रक्चर बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इंक्लूडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। कि भाई आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे जो रिजर्वेशन दिया है, क्या ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट ये कहती है कि रिजर्वेशन जो है वो कभी भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर नहीं दिया जाता। रिजर्वेशन देने के सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया होते हैं, या तो सोशल बैकवर्डनेस होती है या फिर एजुकेशनल बैकवर्डनेस होती है, इसके बेसिस पे दिया जाता है। भाई रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम थोड़ी है कि आप गरीबों को दे रहे हो, नहीं, गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। तो पहला तो ये चेक किया जाएगा। दूसरा चेक ये किया जाएगा कि भाई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, उसके अंदर आपने इकोनॉमिक बेसिस पे एडमिशन दे दिया, तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। अब एक कॉलेज है या कोई कॉलेज है, वो गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं ले रहा है, वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो है आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर 10% का रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है या नहीं है, इसके ऊपर डिसीजन लेना भी बाकी है। दूसरी बात,
इन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, चलो मान लो आपने कोटा दे भी दिया, लेकिन भाई इस कोटा के अंदर आपने एससीज, एसटीज, ओबीसी को क्यों नहीं इंक्लूड किया? आपने सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को क्यों इंट्रोड्यूस किया? बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि जो एक इनकम लेवल से नीचे हैं उनको जो है कोटा देना है। तो उस इनकम लेवल से तो एससी एसटी भी नीचे हैं। अब सरकार का ये मानना है कि भाई इनको ऑलरेडी पहले मिल चुका है तो इनको दोबारा क्यों दें? लेकिन ये तो आर्गुमेंट दिया ही नहीं गया ना। आर्गुमेंट तो ये दिया गया है कि जिनकी इनकम कम है उनको पैसा दे रहे हैं। भाई इनकम तो जनरल कैटेगरी में भी कम हो सकती है, एससी में भी कम हो सकती है, एसटी में भी कम हो सकती है, तो इनको आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया, इनको क्यों इंक्लूड कर दिया? ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके ऊपर सवाल आएंगे और इनका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ढूंढेगी और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ये इसको रखा जाए या इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना क्या रहेगा फ्यूचर में। खैर, इसीलिए जो है 2 क्वेश्चन आज वो पॉलिटी सेक्शन से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो एक आपने ये बताना है कि इन विच केस, ऐसा कौन सा केस था, डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ऐसा वो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट करने का पूरा अधिकार होता है पार्लियामेंट को? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में नीचे आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे चाहिए मुझे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया रैंक्स 132 इन एचडीआई एज स्कोर ड्रॉप। तो पहली बात तो स्कोर इंडिया का थोड़ा डाउन चला गया है। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप कितना पैसा कमाते हो, मतलब आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, मतलब जीएनआई बेसिस पे ग्रोस नेशनल इनकम क्या है, आपने एजुकेशन के अंदर कैसा परफॉर्म करते हो, है ना, आपके हेल्थ के अंदर कैसा परफॉर्म करते हो, ये सब चीजें मिला के ना आपकी डेवलपमेंट को मेजर करती हैं। तो इसके अंदर जीडीपी के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन भी इंक्लूड होता है। तो ये पूरी दुनिया में जो है मेजर किया जाता है और 191 कंट्रीज के अंदर इसको मेजर किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना आया है 132, मतलब काफी पुअर परफॉर्मेंस हमारी रही है और पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है। हालांकि वर्ल्ड ओवर ही परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही है क्योंकि 2 साल तो हो गई, कोविड को ही हो गई। कोविड की वजह से ओवरऑल रैंक हमारा भी डाउन हुआ है और बहुत सारी कंट्रीज का भी यहाँ पे डाउन हुआ है, ठीक है। इनका कहना, और देखिए क्या कहता है कि एचडीआई क्या मेजर करता है, एवरेज अचीवमेंट ऑफ द कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशन। मैंने आपको बता ही दिया कौन सी डायमेंशन है। पहला तो है हेल्थ वाला मामला, मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको मेजर किया जाता है किस तरीके से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तरीके से मेजर किया जाता है। फिर एक हमारे पास आ गया एजुकेशन, फिर एक हमारे पास आ गया डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि आप किसके बात कर सकते हो, पर कैपिटा इनकम या ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में बात कर सकते हो। तो 4 इंडिकेटर होते हैं इसको मेजर करने के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये दोनों एजुकेशन से जो है जुड़े हुए हैं। और एक हो गया हमारा ग्रोस नेशनल इनकम, जिसको जीएनआई पर कैपिटा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इनका ये कहना है कि दुनिया की 90% कंट्रीज, मतलब 9 आउट ऑफ 10 कंट्रीज का एक्चुअली काफी स्लिप हो गई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। उसके अलावा भैया जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है और जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जैसे ड्रोट आ गया है ना, फॉरेस्ट फायर हो गया यूरोप के अंदर, उसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा डाउन यहाँ पे चला गया है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा पूरे वर्ल्ड में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअली डाउन हुई है पिछले 2 साल में। ऑफ कोर्स इतने सारे लोग भी मर गए, है ना, वो सारी चीजें हुई। तो उसी तरह से इंडिया में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कम हुई है, 70 ईयर्स से घट के जो है वो 67 ईयर्स रह गई है। तो ये भी एक यहाँ इन्होंने बोला है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो कितना है, 11.9 ईयर्स। इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा जो है 11-12 सालों तक स्कूल में जाएगा ऑन एन एवरेज, लेकिन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है 6.7 ईयर्स, जो कि डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। और जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर इंडिया ने थोड़ा सा हल्का सा इंप्रूवमेंट किया है जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर। तो पिछले साल हमारा रैंक कितना था, यहाँ पे स्कोर था 0.490 और इस बार कितना आया है 0.493। तो 0.490 0.153 में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। तो जब हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें मेजर की जाती हैं। एक तो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक होता है एम्पावरमेंट और एक होता है लेबर मार्केट। एम्पावरमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया पार्लियामेंट के अंदर या जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर महिलाएं कितना पार्टिसिपेट करती हैं, उससे एम्पावरमेंट मापी जाती है। और लेबर मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी महिलाएं जो है वो काम करती हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यू नो वेरी वेल। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। एक पिक्चर भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे मैंने आपको सारी चीजें ऊपर बता ही दी हैं, राइट। तो ये होता है HDI, ठीक है जी। चलो
कल वाले जो हिजाब वाला हम लोगों ने इशू किया था उसी में थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यूटी है। देखिए कहता है हैकलर्स वीटो कैन नॉट बी अलाउड। इसका मतलब क्या है? देखिए एक चीज आपको बताता चलूं। हैकलर का मतलब ये होता है कि जो आदमी आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपके अगेंस्ट काम करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी आपसे अलग होती है, वो आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं लगातार, उसको हैकलर्स वीटो बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो यहाँ पे हैकलर्स वीटो का, कि जैसे जैसे गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं और ये गर्ल्स जो हैं इनको पूरी फ्रीडम है भैया, जो मर्जी पहने कपड़े, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो जो है लड़कियां वो जीन्स पहनती हैं और मार्केट में जीन्स जाती हैं, एक एक ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि उनको परेशान करता है और उनके जीन्स पहनने पे ऑब्जेक्शन करता है, उनको डराता है, धमकाता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है। अब क्या होना चाहिए? इस चीज का क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इस चीज का जो बेटर सोल्यूशन, जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि भाई इनको पकड़ो, इनको मारो, इनको सजा सुनाओ, ठीक है, या इनका दिमाग ठीक करो, क्योंकि गलती इनकी है, लड़कियों की गलती नहीं है ना? वो जो मर्जी कपड़े पहने उनकी मर्जी है। इसी ये इन लोगों कहते हैं हैकलर्स। अब एक दूसरा भी यहाँ पे जो है रिएक्शन हो सकता है कि भैया इनके डराने धमकाने के चक्कर में लड़कियां जीन्स पहनना ही बंद कर दें, वो सूट सलवार पहनना शुरू कर दें। इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये इनके प्रेशर और इनके डर की वजह से किया है। इसे कहते हैं हैकलर्स वीटो। जब आप अपने ओपोजिशन वालों के प्रेशर में आके अपनी इच्छाओं को, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा देते हो डर के वजह से, इसे कहते हैं हैकलर्स वीटो। समझ रहे हो इस बात को? बहुत जगह ऐसा यूज किया जाता है। तो आपको जो सही लगता है, जो सही है ना, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपोजिशन तो अपोजिशन करेंगे ही ना, उनके डर के चक्कर में अगर आज हम लोगों ने अपने अपनी अपनी चीजों को चेंज कर दिया तो भैया वो कहीं रुकने वाले नहीं है, पता नहीं कहां जाके रुकेंगे, रुकते ही नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि इनके जो कामंत जी हैं, जो गर्ल्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं केस को, हिजाब वाले को, तो इन्होंने कहा है कि सर हैकलर्स वीटो के हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। देखिए वहां कॉलेज में क्या हुआ था, कॉलेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहन के आ गई थी, ठीक है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आ गई। अब हुआ क्या, इसके रिएक्शन में कुछ लोग जो है वो सैफरॉन कलर का साफा पहन के, या फिर जिसे जो है गले में टांगते हैं वो कपड़ा, परना कहते हैं, साफा कहते हैं, ठीक है, अलग तरीके से, तो उसको पहन के आ गए, है ना। तो इसके रिएक्शन में वो लोग आए, इन्होंने कहा कि अगर तुम लोग हिजाब पहन के आओगे तो हम लोग भी जो है सैफरन कलर के कपड़े पहन के आएंगे, तुम अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो हम भी नहीं पहनेंगे। अब ये आर्गुमेंट, अब ये इसे कहते हैं हैकलर, ये दे आर कॉल्ड हैकलर अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामत। तो इनका ये कहना है कि सर अगर कोई लड़कियां हिजाब पहन के आ रही हैं, उनकी अगर सुरक्षा को खतरा है हिजाब पहनने से, उनको लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो क्या उस प्रेशर के चक्कर में इनको जो है हिजाब नहीं पहनना चाहिए क्या? तो ये तो हैकलर्स वीटो हो गया ना। तो जो लोग इनको दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, हम तो उनके प्रेशर में आके इनको जो है डिसीजन सुना रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनको जो है स्टेट के द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए रादर देन गर्ल्स को, है ना। ये यहाँ पे चीज है, मतलब आप जीन्स पहनना चाहते हो आप पहनिए, किसी के प्रेशर में आके आप जो है अपनी जो है इच्छाओं को मत दबाइए। इसे कहते हैं हैकलर्स वीटो। तो ये इन्होंने अभी आर्गुमेंट दिया है, अभी देखना रहेगा कि इस पे सरकार और वो चीजें क्या क्या यहाँ पे आर्गुमेंट आते हैं। इन्होंने कहा देखिए मतलब हिजाब, अब देखिए कोई तिलक लगाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई जनेऊ पहनता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पगड़ी पहनता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, मंगलसूत्र पहनते उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंदूर लगाते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है ऑनेस्ट बिलीफ, है ना। ऑनेस्ट बिलीफ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप स्कूल में, ये कॉलेज में तिलक लगा गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सैफरॉन कलर के कपड़े पहन के आना शुरू कर देते हो एक रिएक्शन के चक्कर में, वो ऑनेस्ट बिलीफ नहीं है, वो ऑनेस्ट बिलीफ नहीं है अकॉर्डिंग टू मिस्टर कामत। तो इन्होंने कहा कि जो ये हैकलर्स हैं इनको हैंडल किया जाना चाहिए बाय गवर्नमेंट। और उनका कहना है कि जो हिजाब है वो एक ऑनेस्ट बिलीव है, ठीक है। इस्लाम के अंदर जो है अगर कोई लड़की, महिला अगर हिजाब पहनना चाहती है अपनी मर्जी से, तो एक ऑनेस्ट बिलीव होता है, उसे आप नहीं दबा सकते। अब लेट्स सी आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है, नहीं बोलता है, तो इसको हम लोग ट्रैक करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और सुप्रीम कोर्ट जब तक जो है फाइनल डिसीजन नहीं आता है। उत्तराखंड के अंदर आपको पहले से पता है कि वो उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। तो उन्होंने कोई कमेटी वगैरह वहाँ पे बनाई है, उसके बारे में डिस्कशन वगैरह करने के लिए अलग अलग जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो डिस्कशन करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये बहुत बड़ा ये भी उठता है कि भैया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ सकती है या उसको स्टेट गवर्नमेंट भी लेके आ सकती है अपने अपने बेसिस पे? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट टैकल करेगा फ्यूचर में। लेकिन फिलहाल यही है कि उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके चीजें शुरू हो चुकी हैं।
अब ये बात तो पक्की है, बाई चांस अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसने बना दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ नहीं बोला, तो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेके जो है थोड़ी बहुत चीजें, ये पुरानी स्लाइड है, कोई नई तो नहीं है ना। हम लोगों ने काफी टाइम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड किया था, उस समय भी उत्तराखंड वाला इशू हुआ था, तब हम लोगों ने इसको किया था, तो वही स्लाइड मैंने दोबारा से यहाँ पे ऐड कर दी है। इंडिया में इस समय गोवा एक मात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। तो गोवा का जो पुर्तगीज सिविल कोड 1867 था, उसके तहत जो है कॉमन फैमिली लॉ बनाए गए थे, वहां पे आज भी वो ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल बहुत लोगों का ये भी आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई जब गोवा में हो सकता है सक्सेसफुल, तो पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, वो भी एक आर्गुमेंट होता है। हमारा आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी है, वो भी बात करता है कि स्टेट की ड्यूटी होती है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लगाएं। अब यहाँ पे उन्होंने स्टेट वर्ड का यूज किया है, यूनियन और स्टेट। अब ये कंफ्यूजन है कि भाई क्या उसको सिर्फ यूनियन कर सकती है या सिर्फ स्टेट कर सकता है ना, क्योंकि स्टेट इन आर्टिकल 44 मीन यूनियन और स्टेट। अब ये कौन इसको जो है इंटरप्रेट करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी टर्म्स होती हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसकी एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्या होती है, वो काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये आर्टिकल 44 के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है स्टेट, इसका मतलब खाली यूनियन है या स्टेट भी है, राज्य भी है, वो डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो देखना रहेगा फ्यूचर में, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सब चीजें। उसके अलावा जो आर्टिकल एंट्री 5 है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है, 7th शेड्यूल के अंदर आती है, वो भी इसी के बारे में बात करता है कि भैया जो मैरिज, डिवोर्स, इन्फेंट, माइनर, एडॉप्शन, विल्स, जो है इंटेंडेंसी और सक्सेशन, ये सब कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कंकरेंट लिस्ट मतलब स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं, और ये सारी चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी आती हैं। इसका मतलब हम लोग एंट्री 5 के हिसाब से तो कह सकते हैं कि हाँ भाई स्टेट भी बना सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो ये बड़ा मामला आगे जाने वाला है, थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए आप देख सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग जो है कई सारे केसेस इंडिया में अब तक आ चुके हैं, और कई सारी कमेटी भी बना चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे क्लियरली इसको देख सकते, सेल्फ स्टडी के लिए है ये, क्योंकि रिपीटेड न्यूज है, ये नई न्यूज नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है। उसके अलावा एक न्यूज आती है सुप्रीम कोर्ट से, जो है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सरकार को कहा है कि भाई आप 3 महीने के अंदर जो है कोई प्रॉपर पॉलिसी लेके आइए जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भी जॉब्स वगैरह, सर्विस वगैरह के अंदर एंट्री करवाई जा सके। ये पूरा मामला है। मामला कहां से शुरू हुआ? मामला हुआ तमिलनाडु से शुरू हुआ। तमिलनाडु में जो है एक पर्सन है जिनका नाम है शनावी पोन्नुसामी। तो ये जो है एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन इनको नहीं बनने दिया गया बिकॉज ही वॉज अ ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इनको ये यहां से पूरा मामला जाता। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे पास हालांकि कानून है, ठीक है, हमारे पास जो है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन और द राइट्स एक्ट है हमारे पास, जो कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके जेंडर के बेसिस पे उसकी एम्प्लॉयमेंट से उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। कानून होने के बावजूद भी इसको ग्राउंड के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई आपने खुद ही तो कानून बनाया है ना, मैंने तो नहीं बनाया, आपने बनाया है, तो आप उसको लेटर और स्पिरिट के अंदर उसको फुलफिल करिए, और 3 महीने के अंदर जो है प्रॉपर पॉलिसी लेके आइए ताकि ट्रांसजेंडर्स को भी प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। चलिए, कल हम लोगों ने बहुत बढ़िया टॉपिक किया था, एडिटोरियल था बेसिकली वो, जिसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में बात किया था कि किस तरह से हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन समाज में आई हैं, इकोनॉमिक दिक्कतें आई हैं, उनको सोल्व करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आई हैं, है ना। पहले एडम स्मिथ की थ्योरी हुआ करती थी, फिर बाद में जो है कीन्स वाली थ्योरी आई, फिर बाद में जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाली थ्योरी आई। अब तीनों टाइम टू टाइम सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्लॉप हो गई हैं। अब पता नहीं तो भैया निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो हमारी एनालिसिस देखती हैं छुप छुप के प्रेप आईएएस पे आके, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज नॉट द ओनली टूल टू टैकल इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, नो डाउट, बट दिस इज नॉट द ओनली वन, जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से नहीं आती है, कमोडिटी की वजह से भी आती है। और इस समय जो दुनिया भर में इन्फ्लेशन चल रही है ना, वो कमोडिटी की वजह से ही चल रही है ना। वीट क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस है, कमोडिटी की वजह से है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कल मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया था, आपको वो पता भी चल गया होगा। तो ये उन्होंने बोला है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मॉडल फॉलो किया जाता है, सीतारमण जी ने कहा है, जिसमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है,
लेकिन वो इंडिया में काम नहीं करता है। ठीक है, दिस इज आरबीआई नीड नॉट सिंक्रोनाइज इट्स एक्शन विद द डेवलप्ड कंट्रीज। जो कल हम लोगों ने बात किया था वही उन्होंने भी बात किया है। ठीक है, बस सॉल्यूशन क्या है अब वो आप सबको पता है। सॉल्यूशन तो यही है कि अगर सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, लेकिन अगर वो कमोडिटी की वजह से बढ़ता है तो भैया आप प्रोडक्शन को प्रॉपर तरीके से करिए, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाइए, सीधी सी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने का काम सिर्फ आरबीआई का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का काम होना चाहिए, तभी इन्फ्लेशन जो है टैकल होगी। फिस्कल पॉलिसी तो आप समझते हो ना, टैक्स, है ना, गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर, उसे जो है फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी तो आपको पता ही है, मनी सप्लाई के रिगार्डिंग होती है। तो हमारे यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब जो है मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होते हैं। तो ऐसा सीतारमण जी ने कहा है। जो बात हम लोगों ने कल कही थी उन्होंने आज कही है। पता नहीं तो हमारी बात सुन के कही है, पता नहीं उनके दिमाग में आया। मतलब एक जनरल थिंग में मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स हमारी एनालिसिस कहाँ देखती होंगी। एक दो न्यूज है यहाँ पे, दोनों मैं तो कहूंगा बैड न्यूज है, इंडिया के लिए ही दोनों बैड न्यूज हैं। और क्या है, देखिए पहली न्यूज तो देखिए भैया, पाकिस्तान के अंदर जो है F-16 एक बहुत ही पावरफुल एक जेट है, जेट प्लेन है, जो कि अमेरिका ने इसको 1980s में दिया था, बल्कि बेसिकली पाकिस्तान को, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 1980s में दिया था। तब से लेके अभी तक F-16 जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के एयर फोर्स की बहुत पावरफुल फोर्स रहा है। ठीक है, इवन अभी आपको पता है थोड़े समय पहले जब वहां पे एक एंगेजमेंट हुआ था इंडिया को, इंडियन आर्मी का और पाकिस्तानी आर्मी का, राइट, जिसमें हमारा एक पायलट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो चले गए थे, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया, है ना। आप उनका नाम मुझे बताओगे तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो वो जो डॉग फाइट हुई थी उसमें भी जो है F-16 का यूज हुआ था। अभी देखिए, जैसे हम लोग रशिया से लेते हैं प्लेन्स वगैरह, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान शुरू से अमेरिका से लेता है। 1980s हो 70s हो, जो मर्जी हो, है ना, वो बराक ओबामा के टाइम पे भी हमेशा से, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान की डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो अमेरिका से ही आते हैं। जब हम लोग रशिया के क्लोज हुआ करते थे, वो अमेरिका के क्लोज हुआ करते थे, ये तो बात अलग है। अब अमेरिका इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डिफेंस की टाइज तो अभी भी बनी हुई है ना। तो होता क्या है, टाइम टू टाइम अमेरिका जो है ये जो जेट प्लेन होते हैं इनके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज करता है। अब भाई देखिए 1980s वाली टेक्नोलॉजी आज काम थोड़ी करेगी, राइट, तो उसको अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। तो इस बार जो है मिस्टर बाइडेन ने ये डिसीजन लिया है कि ये F-16 जो विमान है पाकिस्तान के अंदर, जेट प्लेन है, इसको हम लोग अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो इंडिया हालांकि नाराज है डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन इंडिया ने अभी एज सच कोई मीडिया में ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं दिखाया है। ठीक है, बस इतनी ही सी न्यूज है, और हालांकि बैड न्यूज ऑफ कोर्स इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो, राइट। चलिए, एक और बहुत बेकार न्यूज आई है यहाँ पे। आपको पता है कि हमारा जो हॉकी एसोसिएशन है उसको पहले ही बैन कर दिया गया है ना, फीफा के द्वारा। अब एक और बड़ी खराब न्यूज आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। इन्होंने भी इंडिया को धमकी दिया है कि भाई दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाइए अपनी ओलंपिक कमेटी का, नहीं तो हम आपके पूरे ओलंपिक एसोसिएशन को ही बैन कर देंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से 2 महीने का टाइम है, उसके अंदर अगर आपको करना है, और एक बार अगर ये बैन हो गया तो हमारे कोई भी प्लेयर जो है किसी भी तरह के ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो भैया पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है, ध्यान दीजिए खेलों के ऊपर, खेल का नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, आज की दोस्तों एडिटोरियल सेक्शन हम क्या कहता है कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है कि ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी की जाए। इसके पीछे बहुत अलग अलग कारण इन्होंने बताए हैं। थोड़ा हिस्टोरी से हमेशा, तो बात तो हमेशा शुरू हिस्ट्री से ही होती है। तो इन्होंने ये कहा कि पिछले 100 सालों में लगभग कोविड-19 जो है वो सबसे खतरनाक पेंडेमिक रहा है। 18 मिलियन से ज्यादा लोग जो है इसकी वजह से मर गए हैं। 120 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो जो पहले गरीबी रेखा से ऊपर थे वो गरीबी रेखा के अंदर आ गए हैं, राइट। और इसी की वजह से जो है अभी दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन भी आया था और दोबारा भी आ सकता है। तो बात यह है कुल मिला के, दैट नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ। अगर किसी कंट्री को ऐसा लगता है कि अपने कंट्री में लोगों को जो है वैक्सीन दे देंगे, है ना, बाकी कंट्री जो है भाड़ में जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सही नहीं है। क्योंकि भाई पूरी दुनिया आज के समय इंटरकनेक्टेड है। ये कोई 50-100 साल पहले का समय नहीं है। अभी तो लोग फ्लाइट बढ़ के निकल जाते हैं कहीं भी। तो अगर वो सेफ नहीं है
तो आप भी सेफ नहीं रह सकते, क्योंकि वहां से वायरस आपकी कंट्री में भी आएगा। तो आप आइसोलेटेड नहीं रह सकते, इतनी सारी जो है आजकल कनेक्टिविटी है, राइट। सो नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ। अब कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिएक्शंस भी उसके आए हैं। प्रॉब्लम तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरी तरह से खत्म हो गया था, है ना। और उसकी जितनी कैपेसिटी थी, बेचारा कैपेसिटी से कि मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत कम पड़ गई थी, ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो गया था। इंडिया में हमने देखा ही क्या हाल हुआ था सेकेंड वेव के अंदर, है ना। ये क्या दिखाता है? ग्लोबल ग्रोस हेल्थ इनइक्वालिटी दिखाता है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग कैपेसिटी है, चाहे वो वैक्सीन को लेके हो, डायग्नोस्टिक्स को लेके हो, है ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लेके हो। कोई कंट्री ने तो बहुत पहले ही वैक्सीनेशन कर दिया था। जब इंडिया के अंदर पहली डोज दी जा रही थी, उस समय इजराइल में थर्ड डोज भी दी जा चुकी थी, बूस्टर डोज। तो ये क्या दिखाता है? इनइक्वालिटी दिखाता है। इंडिया में लगभग सभी लोगों को सेकंड डोज दी जा चुकी है, अभी थर्ड डोज जो है वो बूस्टर डोज चल रही है। अफ्रीका के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक भी डोज नहीं मिली है, नॉट इवन अ सिंगल डोज। तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो कोविड तो चलो अभी थोड़ा सा डाउन चला गया है, अब मंकी पॉक्स आ गया है, इसकी अलग अलग कंसर्न है, ठीक है। दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। कहते हैं कि जो कोविड की वजह से जो सोशल इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हुए हैं भाई, लोगों की जॉब्स चली गई, गरीबी रेखा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, उसका जो है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट पड़ा है। लो इनकम कंट्री के ऊपर अलग से पड़ा है, डेवलप्ड कंट्री के ऊपर अलग से पड़ा है, लेकिन कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि मैंने पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। अब वो चीजें तो साइड में हो ही रही थी। फिर भाई जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना वगैरह, इन्होंने भरपूर पैसा कमाया, करोड़ों में पैसा कमाया। उन कुछ महीनों के अंदर ही दुनिया में 9 से 10 नए बिलियनियर पैदा हो गए, और वो सारे के सारे जो है फार्मा सेक्टर में काम करते थे। आप समझ रहे हो, हर सेकंड, एवरी सेकंड इन कंपनी ने $1000 का प्रॉफिट कमाया है। सोच के देखिए, दुनिया की 4-5 गिनी चुनी कंट्री हैं, कंपनी है जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन बनाया था। बहुत पैसा इन्होंने कमाया है, बहुत ज्यादा पैसा। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मार्च 2022 की बात ये कर रहा है कि ओनली 3% ऑफ पीपल इन द लो इनकम कंट्री हैव बीन वैक्सीनेटेड। उसके बारे में हम लोग बड़ी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है क्या क्या कहता है, हम लोगों ने टारगेट रखा था कि मिड 2022 तक हम लोग वर्ल्ड की 70% जनता को वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन इसे हम लोग टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए क्या है, अभी एक दुनिया में एक ग्लोबल ट्रीटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ग्लोबल ट्रीटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कहीं पे वैक्सीनेशन है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे नहीं है, कंपनियां भी जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए जो है ग्लोबल ट्रीटी की हमें जरूरत है, ठीक है। उस ग्लोबल ट्रीटी में क्या होगा, उसमें चाहे आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका कोविड वैक्सीन बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसके डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें जो है ग्लोबली टैकल की जाएंगी। तो जैसे ही किसी कंट्री में कोई वायरस आएगा तो पूरी दुनिया एक हो जाएगी, है ना। चाहे उसके साइंटिस्ट हो वैक्सीन बनाने में, पैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लैब वगैरह प्रोवाइड करवाना हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी तो आप कोविड से लड़ोगे ना। सोच के देखे, जब चाइना के अंदर वैक्सीन कोविड आया था, उसी समय जब पता चल गया था, तो अगर कोई ऐसा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर की जा सकती थी। कोविड-19 को चाइना के अंदर ही जो है उसको टेम कर किया जा सकता था, अगर शुरुआत में ये चीजें हो जाती। तो फ्यूचर में ये ना हो, इसीलिए जो है इस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है। इंडिया का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए, दुनिया की 60% के आसपास जो है वैक्सीन, वो इंडिया बनाता है दुनिया की वैक्सीन, जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन जो प्रोक्योर वगैरह करता है वैक्सीन डिप्लोमेसी वगैरह के लिए, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के लिए, वो भी इंडिया से ही की जाती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कोविड-19 के दौरान में, ठीक है। इंडिया इवन एक ऐसा कंट्री रहा है जिन्होंने अपने जो प्रोमिस किया था उसको फुलफिल किया है। मतलब कुछ जब सेकंड वेव चल रही थी ना, उस समय 3-4 हफ्तों के लिए हम लोगों ने कोविड को वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं किया। अदरवाइज हम लोगों ने मोस्टली कंट्रीज में वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया था, हमारे वैक्सीन मैत्री सिस्टम के द्वारा। इंडिया ने मेक इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन को 594 लाख डोज को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है अलग अलग कंट्री के अंदर। ये क्या दिखाता है? ये इंडिया का कमिटमेंट दिखाता है ना। ये इंडिया को ये दिखाता है कि भैया इंडिया ग्लोबल कोऑपरेशन करने के लिए कितना ज्यादा जो है आगे आता है।
इंडिया की कमिटमेंट शो करता है। इसलिए इंडिया जो है एक ग्लोबल लीडर है, और अगर फ्यूचर में इस तरह का प्रपोजल आता है कि इंटरनेशनली कुछ होगा तो इंडिया यहाँ पे और बड़ा ग्लोबल लीडर बन के उभरेगा। देखिए, कोविड-19 वैक्सीन बनाने की जो लाइसेंस है वो कुछ ही कंपनी के पास हुआ करता था, तो मतलब उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुआ करते थे, ठीक है। वही कंपनियां बना सकती थी, कोई और कंपनी नहीं बना सकती थी, क्योंकि फॉर्मूला उनके पास था, सीधी सी बात है भाई। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO के अंदर ये बार बार एप्लीकेशन दिया, ये बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें भी फॉर्मूला दे दीजिए, जिसे क्या कहते हैं, वैक्सीन वेवर कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने 50 बार बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि इंडिया ने बहुत बोला, साउथ अफ्रीका ने भी बोला, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंक्रीट चीज अब तक हुआ नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो दिखाता है ना ये चीज कि भैया इंडिया कितना सीरियस है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए, ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो काफी लेसन हम लोगों ने सीखे, है ना। तो इस तरह की अगर ट्रीटी होगी तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, है ना। जो अलग अलग कंट्री अलग अलग वैक्सीन बना रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, इस फ्रेगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं इस ट्रीटी के द्वारा, ठीक है। एक तो इन्होंने यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात बोली। तो जो एमर्जिंग वायरस हो रहे हैं, इस समय नए नए वायरस आ रहे हैं, तो अगर दुनिया कोलैबोरेट करेगी आपस में तो हम लोग अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी एशियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, उनके पास तो लेबोरेटरी वगैरह भी नहीं है, तो वो कैसे जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगी, कैसे पता चलेगा कि वहां पे नया वायरस आ गया है। अरे ग्लोबल कुछ बनेगा तभी तो कुछ चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होंगी ना। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है। उसने उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इट शुड मोबिलाइज नेशन स्टेट्स टू अग्री ऑन अ सेट ऑफ द कॉमन मैट्रिक्स। तो कुछ कॉमन ऐसे रूल बनाइए जिसमें सारी कंट्री आए, मिले, बैठे, बात करें, और एक बाइंडिंग जो है उनके पास होना चाहिए, मतलब मैंडेटरी होना चाहिए कि भैया इतना तो कम से कम उन्हें फुलफिल करना ही है। चाहे आप हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, है ना। ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो गैप आता है, अभी क्या है, वैक्सीन मोस्टली जितनी भी ऊपर कंपनियों का नाम हम लोगों ने लिया है वो सब प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनियां नहीं है। तो कुछ गवर्नमेंट ऐसी PSUs या गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंपनियां आनी चाहिए जो फ्यूचर में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो खुद का वैक्सीन बनाए, हम प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे हैं, है ना। ये जो है चीजें हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल ट्रीटी होगी वो सिर्फ सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ही दूर नहीं करेगी नेशन स्टेट्स के अलावा, बल्कि ग्लोबल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, जो फ्यूचर में आने वाली दिक्कतें हैं। अब ऐसा तो नहीं कि लास्ट वायरस था, है ना, हर 20-30 साल के बाद एक बड़ा वायरस आता ही आता है। तो फ्यूचर में जो वायरस आएगा उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। अब आप जो है यहाँ पे जो है अगर चाहो तो एक मेंस का क्वेश्चन भी डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी कैन बी द potential solution not only for present issues but future health emergencies also, ठीक है। कमेंट तो 150 वर्ड्स, ठीक है, 10 मार्क्स। तो यही आपने बताना है जो इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया क्योंकि छोटे बड़े बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किए हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।